सपोज़ करिए कि आपके घर में कोई काम करने वाली लेडी है और कुछ दिन से वो नहीं आ रही है और आपने किसी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो लेडी जो है वो घर से भाग गई और शायद किसी और के साथ भाग गई है। ये बात माउथ टू माउथ कई लोगों के मुंह से सुनने और एक दूसरे को बताते बताते ये बात बहुत फैल गई। और कॉलोनी में जो गार्ड था ना, उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में एक पैम्पलेट छपवा दिया कि ये जो महिला है ये किसी युवक के साथ भाग गई है। इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की, पता किसी ने नहीं किया, लेकिन बातों बातों में सबने ये बात कह भी दी और उसको प्रकाशित भी कर दिया। इससे क्या हुआ, उसके कुछ दिन बाद फिर वो महिला वापस आई काम पर और सब लोग उसको बहुत ही अजीब नज़र से देखने लगे। बाद में उसको पता चला कि उसके बारे में ऐसी बातें कही भी गई और ऐसी चीज़ें छाप दी भी गई हैं जिससे उसके मान को हानि पहुंची, मतलब उसके सम्मान को हानि पहुंची है। उससे उसकी मेंटल स्थिति बहुत ख़राब हो गई ये सुन करके कि उसके बारे में ऐसी चीज़ें बोली गई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज का टॉपिक है मान हानि, लॉ ऑफ टॉर्ट का टॉपिक है। और मान हानि के दो पार्ट हैं, अपमान लेख और अपमान वचन, यानी डिफेमेशन के दो पार्ट हैं। इसको आपको दोनों पार्ट को एक साथ मिला के पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो मान हानि से पूछा जाता है कि मान हानि को डिफाइन करना है और उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करना है। और फिर अब ये जो सेकंड वाला जो इसका पार्ट है, अपलेख और अपवचन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपलेख और अपवचन से आप क्या समझते हैं, दोनों में क्या अंतर है और दोनों के आवश्यक तत्व क्या हैं वो बताना है। तो आप इसको एक साथ ही लेकर के चलिए। सिर्फ मान हानि पढ़ने का मतलब नहीं बनता अगर साथ में आप ये जो है ना अपलेख और अपमान वचन ये नहीं पढ़ते हैं। तो मैं सबको मिला करके केस लॉ के साथ आपको बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने शुरू में हमेशा की तरह दृश्य इसलिए बताया ताकि जो क्वेश्चन है, जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी को आप अपनी भाषा में समझ सकिए, तो ही आपको आंसर समझने में इंटरेस्ट आएगा। तो पहले सबसे पहले आपको बताना है मान हानि क्या है। मान हानि की ऑलरेडी मैंने एक क्लास ली हुई है चैनल के प्लेलिस्ट पे, लेकिन फिर से मैं आपको बताती हूँ कि मान हानि क्या होता है। कि किसी की वजह से किसी के मान को हानि होती है। यहाँ मान मतलब सिर्फ ख्याति नहीं होता है, किसी तरह की संपत्ति की हानि हो, किसी तरह के शरीर को हानि हो, किसी तरह से ख्याति। और सिर्फ जीवित इंसान नहीं बल्कि जो मृत हो गया है उसकी भी ख्याति को अगर किसी तरह की हानि होती है ना, तो वो भी क्या है, मान हानि है। अब इतना लिखने से तो हमारा डेफिनेशन पूरा होगा नहीं, तो हमें किसी थिंकर का डेफिनेशन लिखना होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ अंडरहिल का डेफिनेशन। अंडरहिल के हिसाब से मान हानि प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला एक ऐसा झूठा कथन है जिसका प्रकाशन किया गया हो, जिसके प्रकाशन से वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची हो और जिसको प्रकाशित करने का कोई विधिक औचित्य ना हो। मतलब कानूनन कोई औचित्य नहीं है कि वो प्रकाशित किया जाए, तो भी प्रकाशित कर दिया गया। इससे क्या हुआ, किसी की प्रतिष्ठा को कलंक लग गया झूठा कथन के कारण। दूसरी ओर सामंत कहते हैं कि मान हानि के अपकृत्य में किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में बिना किसी औचित्य के गलत और मान हानिकारक कथन देना ही प्रकाशित करना क्या है, मान हानि है। और तीसरी ओर विनफील्ड कहते हैं कि किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन को मान हानि कहा जाता है जिसमें वो व्यक्ति समाज के अच्छे विवेकशील सदस्यों की दृष्टि की नज़र से गिर जाए और लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो काम करने आ रही थी उनको लोग कैसे देखने लगे जब वो वापस आई काम पे, तो ये क्या हुई, उनके मान की हानि हुई। तो अब हमने डेफिनेशन तो लिख दिया, अब हम मान हानि के इंपॉर्टेंट तत्व जो हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन, वो देखेंगे। तो सबसे पहला है कि कथन मान हानि का कारण हो। मतलब यहाँ पर मान हानि का कारण माना जाता है यदि घृणा, अपमान, उपहास, बदनामी जैसा कोई चीज़ पैदा करे, उससे बोलने से कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए जिससे किसी के पेशा और व्यापार पे कोई क्षति हो जाए, जिससे पड़ोसियों की नज़र में या आसपास के जानने वालों की नज़र में लोग उसको उनकी नज़रों से गिर जाए। ऐसा कोई भी कथन अगर कहा जाता है तो वो क्या है, दैट स्टेटमेंट इज़ डिफेमेशन। जैसे, और आपका इंटेंशन इसमें मैटर नहीं करता है कि आपने किस इंटेंशन से कहा। आपने ऐसा इंटेंशन दिया जिससे उसको इन सब चीज़ों को क्षति हुई, तो आपको नोटिस जारी की जाएगी। अगला है कथन वादी के संदर्भ में होना चाहिए। द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। मतलब ऐसा जो भी कथन कहा गया है ना, वो वादी जिसने केस दायर किया उसी के संबंध में होना चाहिए, किसी और के संबंध में नहीं। अब उसके दिल में क्या था ये नहीं पता, लेकिन उसने स्टेटमेंट किसके बारे में दी, वादी के बारे में दी। इसमें एक केस है ई हल्टन एंड कंपनी बनाम जोन्स ने। व्यक्ति ने समाचार पत्र में जोन्स को एक काल्पनिक व्यक्ति समझकर एक लेख लिखा जिसमें आर्टिमस जोन्स एक चर्च वार्डन पे फ्रांस में एक रखैल के साथ रहने का दोषारोपण लगाएगा और संयोग से यह नाम वास्तविक व्यक्ति का निकला, अब जिसका लेखक को पता ही नहीं था। अब आर्टिमन जोन्स एक अंग्रेज पत्रकार बैरिस्टर था। जिन लोगों ने लेख पढ़ा उनको लगा कि ये बैरिस्टर आर्टिमन जोन्स के बारे में लिखा गया है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह माना
कि समाचार पत्र मानहानि के लिए उत्तरदायी क्योंकि उसने इस नाम की जांच नहीं की और लेख छाप दिया। अब तीसरा आता है एलिमेंट में कथन प्रकाशित होना चाहिए। द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। सिर्फ मुंह से बोली हुई चीज़ें मैटर नहीं करती हैं जब तक कि वो पब्लिश ना की गई हो। अब पब्लिश में कोई बंद लिफाफे में किसी के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट देता है तो वो पब्लिश तो हुआ नहीं है, तो मानहानि तो हुई नहीं। तो मानहानि क्या, बोलना या लिखा जाना ही प्राप्त नहीं बल्कि वो पब्लिश होना भी ज़रूरी होता है, चाहे वो अपवचन हो या अपलेख हो। उसका अगर प्रकाशन नहीं हुआ तो मानहानि के खिलाफ उसमें केस दायर नहीं किया जा सकता है। तार या पोस्ट कार्ड से भेजी गई अपमानजनक बातें जो वो मानहानि हैं, आपको इसका आंसर बताना है। अब इसमें एक केस है महेंद्र राम बनाम हर नंदन प्रसाद केस। इसमें उर्दू भाषा में मानहानि कारण पत्र लिख के वादी को भेजा गया। अब उसे उर्दू आती ही नहीं थी। अब उसने एक अन्य व्यक्ति से उसे पढ़वाया और प्रतिवादी उस समय उत्तरदायी नहीं है जब वो वादी को ये साबित न कर दे कि पत्र को लिखते समय प्रतिवादी जानता था कि वादी को उर्दू का ज्ञान नहीं है, इसलिए वादी को उसे किसी अन्य व्यक्ति से पढ़वाना पड़ा। और पढ़वाते ही जो भी उसने अपमानजनक शब्द लिखे थे उसको पता चल गया, तो वादी की दूसरे की नज़र में भी वो गिर गया। तो अब इसके बाद कथन मिथ्या होना चाहिए। स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स। मानहानि तभी केस दायर कर सकते हैं जो आपके बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट कहा गया है जो गलत हो। सत्य नहीं, सत्य अगर है तो वो मानहानि नहीं, क्योंकि उसने तो सच ही कहा ना। अगर असत्य है तो उसको प्रमाणित करिए। अब इसमें न्यूज़ स्टैंड बनाम लंदन एक्सप्रेस का केस है। एक समाचार पत्र ने द्विपत्नीकरण के बाद में परीक्षण का समाचार पत्र छापा जिसमें कैम्बरवेल 30 वर्षीय होरैंड को कैदी बताया गया। समाचार का विवरण था कि कैम्बरवेल के एक आदमी के बारे में था जो सच था, कि वादी तो कैम्बरवेल का 30 वर्षीय व्यक्ति था, इसके बारे में गलत था। न्यायालय का मानना था कि जिन शब्दों में शिकायत की गई थी उससे वादी के प्रति मानहानि कारक हुआ। यह बहुत अच्छा बचाव नहीं कि वे किस अन्य बारे में क्या सच है क्या झूठ है। अब इसके बाद है पति और पत्नी के बारे में। फिर है मानहानि में जो आपने गलती की उसको पुनरावृत्ति। जैसे किसी मानहानिकारक कथन के प्रकाशन की पुनरावृत्ति एक नया प्रकाशन माना जाएगा। ये नहीं कि आपने एक बार प्रकाशित किया उसके बाद आपको मानहानि का केस हो गया, आपने क्षतिपूर्ति कर दिया, बार बार आप उसको प्रकाशित कर रहे हैं। अगर दोबारा भी प्रकाशित कर लिया तो फिर से आप पे मानहानि का केस बन सकता है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट में। तो अपमान लेख और अपमान वचन, तो दो तरीके होते हैं। मान या प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने का दो तरीका होता है। या तो आप किसी को लेख लिख करके या जैसे लेख में क्या आएगा, आपने लेख लिखा, कोई तस्वीर ऐसी बना दी, कोई ऐसी मूर्ति बना दी, तो ये अपमान लेख है। और वचन क्या होता है, जब आप शब्द से बोलते हैं, कुछ संकेत से करते हैं या कुछ इशारा करते हैं। यानी कि जो अपमान लेख है इसका संबोधन किससे होता है, आँख से होता है। लेख आप क्या देखते हैं ना, तस्वीर देखते हैं, लेकिन अपमान वचन जो उसका संबोधन कहाँ से होता है, कान से होता है, क्योंकि आप शब्दों को सुनते हैं, संकेत को देख कानों से, इशारों को। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक डिफॉर्मेशन एक्ट है 1522 में। इसमें कहा गया कि वायरलेस टेलीग्राफी या ग्रामोफोन पे जो भी बातें कही गई हैं उसको हम कान से तो सुनते हैं, लेकिन वो भी प्रकाशन में ही माना जाएगा, क्योंकि जो भी वो लिखा हुआ है, जो पढ़ रहा है ना ग्रामोफोन पे जो भी पढ़ रहा है। अब इसमें क्या है, अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो वो किस में आएगा, अपमान लेख है या अपमान वचन, तो वो लेख और वचन दोनों में आ जाएगा, क्योंकि वो लिखा हुआ भी है, जो डायलॉग लिखा गया है, और वचन भी है क्योंकि हम देख भी रहे हैं। अब किसी का भाषण है, कोई स्टेज पे जाके कोई नेता है जो भाषण दे रहे हैं, वो किस में आएगा, अपमान लेख है या अपमान वचन है। तो इसमें क्या होगा, अगर वो भाषण देते समय पीछे प्रोजेक्टर पे कोई सीन चल रहा है, कोई चित्र दिखाया जा रहा है, तो वो दोनों का मिश्रण हो जाएगा। अपमान लेख और अपमान वचन का क्या है, मिक्सचर है। अब दंड विधि क्या करती है कि केवल अपमान लेख को अपराध माना गया है, अपमान वचन अपराध नहीं है। अगर आप किसी को एक स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ भी ऐसा, तो वो अपराध में नहीं काउंट होगा, लेकिन आपने अगर उसको प्रकाशित कर दिया उसी स्टेटमेंट को, तो वो क्या हो जाएगा, आपने अपराध कर दिया। जैसे आपको किसी मित्र ने बोल दिया कि आप चीटिंग करके पास हुए, तो वो अपराध नहीं है, लेकिन उसने यही बात अगर कहीं पब्लिश कर दी, कोई पैम्पलेट कॉलेज में छाप के बांट दिया, तो ये क्या हो गया, ये मानहानि हो गया। उसी तरह से अपमान लेख में हमेशा कार्रवाई होती है, इसमें क्षति को साबित किया जाना जरूरी नहीं है। लेख जो है वो छप गया, अब क्षति क्या हुई क्या नहीं हुई ये साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्षति तो हो गई, आपके बारे में किसी ने छाप दिया, 10 लोगों ने पढ़ लिया, आप किसी की नज़र में गिर गए, तो क्या हो गया, अब क्षति को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आपको मेंटली, शारीरिक रूप से या आपकी संपत्ति को क्षति हुई। ऑलरेडी अब मानहानि का केस दायर हो गया, उस पर कार्रवाई होगी। अब वादी पर किसी छूट का आरोप, किसी पद की योग्यता पे आरोप, किसी महिला पे जार्म कर्म का आरोप, ये सब क्या है, ये सब अपवाद है। जैसे मान लीजिए कि किसी पद पे है कोई और उसकी योग्यता पे कोई आरोप लगा देता है, प्रकाशित कर लेता है, किसी महिला पे जार्म कर्म का आरोप लगा देता है, ये सब क्या है, अपमान। लेकिन अब इसमें क्या है, अपलेख के भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें कथन की असत्यता। वादी को कथन की असत्यता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब यहाँ वादी का दायित्व, प्रतिवादी का दायित्व है कि वो कथन की सत्यता को प्रमाणित करे,
कि उसने जो बोला है ना वो सच है। अगर नहीं कर पाया तो ऑब्वियस है कि क्या है, मानहानि का केस हो जाएगा, अपलेख जो है वो अपलेख के उसमें आ जाएगा। कथन स्थायी और स्पष्ट होना चाहिए। अपलेख के लिए कथन को स्थायी और स्पष्ट अथवा दिखना चाहिए, दृश्यमय होना चाहिए, छापा हुआ चित्र साफ साफ दिखना चाहिए, पुतला जो बना है वो दिखना चाहिए, सिनेमा में जो फिल्म है या ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है वो स्पष्ट होना चाहिए। कथन ऐसा होना चाहिए जिसमें सही में किसी का अपमान हो रहा। नॉर्मल कथन पे मानहानि का केस नहीं हो सकता। ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जिसमें किसी का अपमान हो रहा हो। इसमें बालाराम और सुख संपत लाला का केस है, वो लिख सकते हैं, जिसमें प्रतिवादी ने एक समाचार पत्र में एक इश्तिहार छापा था जिसमें वादी पर झूठे सौदे तय करने का आरोप लगाया गया था और वादी ने इश्तिहार के लिए प्रकाशक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया और व्यापार में हुई क्षति, समाज में लोगों की नज़र में उसके गिरना, ये सब मानहानि की क्षतिपूर्ति की उसने मांग की। न्यायालय ने दोनों प्रकार की क्षति के लिए उसको क्षतिपूर्ति दिलवाया, क्योंकि कथन क्या था, अपमानजनक था। कथन वादी के संबंध में होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में ही नहीं होगा तो किस लिए वो मानहानि का केस करेगा। और अपलेख प्रकाशित किया गया हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिना प्रकाशन के वो क्या हो जाएगा, मानहानि के अंदर नहीं आएगा। अब अपवचन क्या होता है, स्लैंडर क्या होता है, तो ये एक मिथ्या मान हानिकारक शाब्दिक तथा मौखिक कथन है जो अस्थायी हो और जो बिना किसी विधिक औचित्य के वादी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के लिए कह दिया गया हो। जैसे कि चलते फिरते आपसे कोई आपके बारे में कोई स्टेटमेंट दे देता है तो क्या हो गया, ये अपवचन है। अपवचन के एलिमेंट्स क्या है, आरोपित कथन मान हानिकारक होना चाहिए। जो भी स्टेटमेंट दिया उससे आपके मान को हानि पहुंची, आपको अपमान फील हुआ, आपके प्रति घृणा, आपका मजाक उड़ाया गया, आपके अंदर लोगों के मन में आपके लिए अपमान का भाव पैदा हो गया, आपके व्यवसाय या पैसे पे असर पड़ गया, क्योंकि लोग कोई बोल दे अगर किसी शॉपकीपर को कि अरे ये तो एक्सपायरी सामान बेचता है, इसके यहाँ से मत लेना, तो क्या हुआ, इसमें आपके व्यवसाय का अपमान हो गया, आपका भी अपमान हुआ, आपके व्यवसाय का भी अपमान हुआ, अगर वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो। उसी तरह से आरोपित अपमानकारी वचन असत्य होना चाहिए। जिसने भी आपको वैसा वचन बोला है वो असत्य होना चाहिए। अगर सच में कोई शॉपकीपर है जो एक्सपायरी सामान बेचता है तो उसमें मानहानि नहीं हुआ, क्योंकि वो यही काम करता ही है। लेकिन अगर वो एक्सपायरी नहीं बेचता है तब भी अगर 2-4 लोग उसको बोल रहे हैं कि ये एक्सपायरी सामान बेचता है, भैया इसके दुकान पे तो नहीं जाएंगे, तो ये क्या हो गया, अपमानकारी वचन हो गया। इसका कथन वादी से होना चाहिए, तो ऑब्वियस है जो स्टेटमेंट है वो वादी से ही रिलेटेड होना चाहिए। अब शॉपकीपर के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके एक्सपायरी सामान के बारे में, उससे ही रिलेटेड बात करिए। और किसी के बारे में अगर बात करिएगा तो क्या होगा, मानहानि में नहीं होगा। आरोपित अपवचन का प्रकाशन होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है कि उसके बाद ही वो मानहानि में काउंट होगा। और आरोपित अपवचन से वादी का विशेष क्षति होनी चाहिए। अब हमको बताना अपवचन और अपलेख में क्या अंतर, डिफरेंस बिटवीन द स्लैंडर एंड लाइबल। तो अपवचन का संबंध बोले हुए शब्द और कान से सुनी हुई बातों से होता है, जबकि अपलेख का संबंध लिखित शब्द से होता है। अपवचन अस्थायी होता है, बोल के आप निकल लिए, और अपलेख क्या होता है, वो स्थायी होता है, क्योंकि वो प्रिंट फॉर्मेट में दिख रहा होता है। अपवचन केवल अपकृत्य है, जबकि अपलेख क्या, अपकृत्य भी और अपराध भी है, दोनों है। अगर आपने प्रकाशित कर दिया तो ये अपराध की कैटेगरी में आ गया। अपवचन अपवादों को छोड़ के स्वतः अनुयोज्य होता है और अपलेख स्वतः अनुयोज्य नहीं है। अपवचन उत्तेजनावश कई बार हो जाता है, लोग गुस्से में बोल देते हैं, जबकि अपलेख जो है वो गुस्से में इंस्टेंट नहीं होता, प्रॉपर तरीके से पब्लिश कराया जाता है। अपवचन के पुनः प्रकाशन में प्रकाशक की बदनीयती साबित होती है और अपलेख का वास्तविक प्रकाशन निर्दोष हो सकता किसी और के कहने पर प्रकाशित हो गया हो। तो अब आप क्या समझते हैं, एक लास्ट में लिखिएगा, कुछ प्रिविलेज भी होता है इसमें। प्रिविलेज मतलब क्या, परम विशेषाधिकार। इसमें क्या, मान हानिकारक कथन के विपरीत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, चाहे भले वो कथन गलत हो या उसे दुर्भावना के साथ कहा दिया गया हो। इस प्रकार के मामले में लोकहित इसी में माना जाता है कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार की तुलना में दूसरे व्यक्ति के वाक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिक महत्व दिया जाए, और विशुद्ध और परम विशेषाधिकार के मामलों में मान्य किया गया, जैसे कि संसदीय कार्रवाई है, न्यायिक कार्रवाई है, ये सब क्या है, ये सब मानहानि में नहीं आ सकता है। अगर कार्रवाई का पूरा प्रकाशन जस का तस कर दिया जाता है तो ये मानहानि के उसमें नहीं आएगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ये विशेषाधिकार है, क्वालिफाइड प्रिविलेज हैं। तो इसके अलावा आपको इसका अब क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है, और कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना है। चार्ट में कोशिश करना है स्ट्रक्चर सिर्फ कीवर्ड का बनाना है, और इसके बाद इसको रिवीजन करना है, और तब आप बुक को पढ़िएगा ना, इस ऑडियो को एक बार फिर से सुन के बुक को पढ़िएगा तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मानहानि की ऑलरेडी एक क्लास चैनल के प्लेलिस्ट पे आप उसको देख सकते हैं। और लॉ ऑफ टॉर्ट हो या कोई भी पेपर हो, लॉ सेकेंड सेमेस्टर का, सारे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज क्लासेज चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। आप चाहें तो उस पर जाके ज़रूर देखें। और अगर आपको समझने में आसानी हो रही है, मेरी क्लासेस को सुन के समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको क्लास की नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाती हूँ तो आप ये जो स्पीड है ना, प्लेबैक करने की स्पीड, उसको थोड़ा स्लो करके सुन लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि 15 मिनट में मैं आपका एक आंसर तैयार करा दूँ। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पढ़ा हुआ होता है तो बहुत लंबा क्लास खींचना बेकार हो जाता है।